नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है जापान का आधुनिक शक्ति के रूप में उदय, राइज ऑफ जापान एज ए मॉडर्न वर्ल्ड पावर। इसमें हम पहले देखते हैं 19वीं शताब्दी में जापान की क्या स्थिति थी। 19वीं शताब्दी से पूर्व जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। जिस प्रकार भारत में पेशवाओं ने छत्रपति राजा को नाम मात्र के लिए राज सिंहासन पर आरूढ़ करके शासन सूत्र को अपने हाथ में ले लिया था, उसी प्रकार जापान में भी सामंतों ने सम्राट की सत्ता के अस्तित्व को बनाए रखते हुए शासन शक्ति पर अधिकार कर लिया था। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन, सर्वविजयी सेनानी कहा जाता था। जापान के सभी सामंत राजाओं शोगुनों में योरितोमो का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वह जापान का प्रथम शोगुन था। उसने 12वीं शताब्दी के अंत तक देश के अन्य सभी सामंतों को परास्त करके शासन में अपने प्रभाव को स्थापित किया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण शोगुन के पद पर अन्य वंशों का अधिकार हो गया। इस पद को प्राप्त करने के लिए जापान के विभिन्न सामंत कुलों में समय समय पर संघर्ष होता रहा। 1603 ईस्वी में इस पद पर तोकुगावा कुल का अधिकार हो गया, जो निरंतर सन 1867 तक लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य के थोड़े आगे तक बना रहा। इस प्रकार लगभग 265 वर्षों तक जापान में तोकुगावा कुल का शासन रहा। इस अवधि में सत्ता प्राप्ति के लिए सामंतों में कोई युद्ध नहीं हुआ। देश में शांति बनी रही, जिसके कारण देश को उन्नति करने का अवसर प्राप्त हो गया। 19वीं अब हम देखते हैं शोगुन सरकार का पतन एवं मेइजी सम्राट की शक्ति का पुनरुद्धार किस तरह से होता है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जापान ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त किया। शोगुन सरकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, चीन आदि देशों के साथ अनेक संधियां संपन्न की थी। 1858 में जापान और अमेरिका के मध्य एक महत्वपूर्ण संधि हुई, जिसका जापान की अधिकांश जनता ने तीव्र विरोध किया। विरोध का कारण यह था कि वे जापान को पश्चिमी देशों से पृथक रखने की परंपरागत नीति का ही पालन करना चाहते थे। इस तरह के लोगों ने शोगुन सरकार का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और विरोध करते हुए ये भी कहा कि शोगुन सरकार के हाथों से शासन शक्ति छीनकर सम्राट के प्रभुत्व का पुनरुद्धार करना चाहिए। यानी ये जो सामंत हैं जिन्होंने कि सम्राट पर प्रभुत्व जमा रखा है, इनकी शक्ति समाप्त होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जापान की जनता में विदेशियों पर आक्रमण करने तथा उनको देश से बाहर निकालने की प्रवृत्ति भी निरंतर जोर पकड़ने लगी। इस प्रवृत्ति से प्रभावित होकर जापानी जनता ने अपने अपने प्रांतों में विदेशियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बहुत से विदेशियों को जापान की असंतुष्ट जनता का कोप भाजन बनना पड़ा और वे मौत के घाट उतार दिए गए। 1867 में जापान के सम्राट पद पर मुत्सुहितो सत्तारूढ़ हुआ। उसने मेइजी की उपाधि धारण की, इसीलिए उसे मेइजी सम्राट भी कहा जाता है। राज्यारोहण के समय उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी, किंतु अपनी शिक्षा दीक्षा के कारण उसे देश की राजनीति का भली भांति ज्ञान था। मुत्सुहितो के राज्यारोहण के पश्चात देश में सर्वत्र यह मांग की जाने लगी
कि नवीन सम्राट को राजशक्ति प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और शोगुन सरकार का अंत होना चाहिए। जनभावनाओं का आदर करते हुए शोगुन ने त्यागपत्र दे दिया और 1868 से जापान के इतिहास में सम्राट की वास्तविक सत्ता का युग प्रारंभ हुआ। सम्राट मेइजी द्वारा राजशक्ति के संचालन को अपने हाथों में लेना जापान के आधुनिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना के फलस्वरूप जापान में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ, सामंती पद्धति का अंत हुआ और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। यद्यपि इस सरकार की समस्त शक्तियां सम्राट में केंद्रित थी, तथापि सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के सहयोग और परामर्श से करता था। मंत्रियों की नियुक्ति किसी कुल विशेष से नहीं, वरन देश के योग्यतम व्यक्तियों से की जाती थी। इसलिए अब जापान के इतिहास में उस युग का प्रारंभ हुआ जिसने उसे संसार की एक प्रमुख शक्ति बना दिया। अब हम देखते हैं उसने क्या प्रमुख कार्य किए। सबसे पहले 1889 में एक नया संविधान लागू किया। शासन सूत्र पर अधिकार करने के बाद मेइजी सम्राट के सामने मुख्य समस्या देश में एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली सरकार की स्थापना करने से संबंधित थी। इस समस्या को हल करने के लिए सम्राट की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। देश में शासन पद्धति का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। 1890 में जापान में संसद का गठन करने का आश्वासन जनता को दिया गया और इसी आश्वासन के आधार पर 1889 ईस्वी में सम्राट की ओर से जापान के लिए नवीन संविधान की घोषणा कर दी गई। नए संविधान के अनुसार सम्राट को शासन का सर्वोच्च अधिकारी स्वीकार किया गया। अधिकारियों को नियुक्त करना, हटाना, युद्ध की घोषणा करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब सम्राट के अधिकार थे। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई जिसके सदस्य केवल सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। संविधान के अंतर्गत द्विसदनात्मक संसद की स्थापना की व्यवस्था भी की गई जिसमें उच्च सदन के सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत और देश के धनी वर्ग से संबंधित होते थे, जबकि निम्न सदन अथवा लोकसभा के सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। प्रारंभ में मताधिकार संपत्ति पर आधारित था, किंतु कालांतर में जापान में मतदाताओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। शासन विधान में जापान के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भाषण लेखन की स्वतंत्रता, सभाएं आयोजित करने, संगठन करने तथा अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता आदि समस्त सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई थी। उपर्युक्त संविधान के लागू होने के पश्चात जापान पश्चिमी देशों की सरकारों एवं प्रशासन की समानता करने में सक्षम हो गया। यद्यपि उस समय फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति कर चुके थे, परंतु ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, स्पेन ये देश अभी भी जापान से पिछड़े हुए थे। यूरोप के विभिन्न देशों में सामंत प्रणाली और एकतंत्र का अंत होने तथा लोकतांत्रिक ढंग की शासन प्रणाली की स्थापना होने में 100 वर्ष से भी अधिक समय लग गया था, जबकि जापान में यह कार्य मात्र 25 वर्ष की अवधि में ही पूर्ण हो गया था। नवीन संविधान का निर्माण जापान के आधुनिकीकरण की दिशा में उठाया गया प्रथम कदम था। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य किया संविधान लागू होने के बाद उन्होंने,
वो था शिक्षा का प्रसार। शोगुन सरकार के शासनकाल में ही जापान के अनेक विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों में जाना प्रारंभ कर दिया। विदेश से शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वदेश लौटे जापानी विद्वानों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति कर दी। इस क्षेत्र में सरकार का योगदान भी महत्वपूर्ण था। 1872 में प्रत्येक बालक और बालिका के लिए कम से कम 4 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया और 1908 में इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इस नियम के फलस्वरूप 1922 में जापान में प्रत्येक बालक व बालिका शिक्षित हो गई थी। इस दृष्टि से जापान यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों के किसी प्रगतिशील देश से पीछे नहीं था। शिक्षा के विकास पर जापान की सरकार ने अपार धनराशि व्यय की। 1929 में सरकार ने इस मद पर 1,50,00,000 येन व्यय किए थे। ये आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि जापान की सरकार ने राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा के विकास पर सर्वाधिक बल दिया था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी 20वीं सदी में जापान में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। 1871 में 5 जापानी युवतियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय पर विदेश भेजा गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई। 1901 में स्त्रियों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जापानी महिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप जापान में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समकक्ष हो गई थी। अब हम आते हैं जो आर्थिक विकास इस काल में हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक, व्यापारिक एवं आर्थिक विकास, इन तीन सभी क्षेत्रों में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। सरकार के प्रोत्साहन से देश में पूंजीपतियों ने बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की। सरकार ने नवीन मशीनों का विदेशों से विशाल पैमाने पर आयात करके उत्पादन वृद्धि में सहयोग प्रदान किया। फलस्वरूप संपूर्ण देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हो गया। 1890 तक जापान में 250 ऐसे विशाल कारखाने स्थापित हो चुके थे जिनमें भाप शक्ति द्वारा संचालित यंत्रों का प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त यातायात, संचार व्यवस्था, बैंकिंग, वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों में जापान 19वीं सदी के अंत तक एक विकसित देश बन चुका था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जापान की गणना विश्व के सबसे उन्नत व्यवसाय प्रधान देशों में की जाती थी। 1885 में जापान का विदेशी व्यापार 6,65,00,000 येन था, जो 1918 में बढ़कर 400 करोड़ येन हो गया। इस प्रकार मात्र 35 वर्ष की अवधि में जापान के विदेशी व्यापार में 60 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। ये आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि जापान ने अत्यंत द्रुत गति से अपनी औद्योगिक एवं आर्थिक स्थिति को विकसित किया और संसार के आधुनिक एवं अग्रणी देशों की पंक्ति में सम्मिलित हो गया। कृषि में भी जापान ने अभूतपूर्व प्रगति की। बंजर और परती भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। कृषि के आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों एवं तकनीकों के प्रयास की जानकारी कृषकों को प्रदान की गई। इन प्रयासों के फलस्वरूप 50 वर्षों से भी कम समय में जापान में खाद्य उत्पादन में 6 गुनी वृद्धि हो गई। इस तरह से जापान ने अपने जापानी समाज के, अर्थव्यवस्था के, इन सब के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। इसी प्रगति के फलस्वरूप जापान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में
एक विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो सका। धन्यवाद।